मोहब्बत एक ऐसा जज्बा जो हर एक इंसान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। हर किसी ने कभी ना कभी किसी से मोहब्बत जरूर की होगी, पर वो मोहब्बत उसे मिल जाए भी जरूरी नहीं है। कुछ मोहब्बतें कामयाब होकर शादी के मंडप तक पहुंच जाती हैं और कुछ शमशान घाटों तक, कुछ कब्रिस्तानों तक। हर एक मोहब्बत का अंजाम मोहब्बत से मिले ये जरूरी नहीं है, और हर अंजाम बेहतर हो ये भी जरूरी नहीं है। अक्सर आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक सब कुछ अच्छा ना हो जाए। पर आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका अंत आज तक नहीं हुआ। शायद हो भी गया हो, पर उसका पता किसी को नहीं। मैं सरफराज, आपका दोस्त, आज फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। डार्क साइड ऑफ रियलिटी हिंदी को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ मैं आने वाली सीरीज में बहुत से डरों का खुलासा करूंगा। आज की ये कहानी वाशी, नवी मुंबई के एरिया से है। आदित्य, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जो फाइनल ईयर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, ये बचपन से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अंधविश्वास और ऐसी किसी भी चीज को मानना उसकी फितरत ही नहीं थी। उसका घर का बैकग्राउंड भी एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ था, पर उसकी आंखें उस वक्त खुली और उसने उस वक्त इस चीजों पर विश्वास करना शुरू किया जब उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। उसका नाम था वैदेही। वैदेही की मुलाकात उससे एक कॉलेज फंक्शन में हुई, जो किसी दूसरे कॉलेज से पार्टिसिपेट करने के लिए उनके कॉलेज में आई हुई थी। ये लगभग 2017-18 की बात है। वैदेही से पहली मुलाकात के बाद ही आदित्य उसे पसंद करने लगा था। 1 या 2 दिन में दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर किए और उनकी बातचीत शुरू हुई। एक दूसरे से मिलना अब उनकी आदत बन गई थी। यह सिलसिला कई महीने तक चला। वैदेही वाशी में ही एक पर्टिकुलर जगह पे रहती थी, जहां का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस कहानी से जुड़े कई लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और अपनी जिंदगियां हंसी खुशी गुजार रही हैं। तो वैदेही वाशी के पॉश सोसाइटी में रहा करती थी। वैसे मूल रूप से वो सातारा की थी, और यहाँ वाशी में एक सोसाइटी में अपनी फ्रेंड के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। मुंबई में उसका कोई पहचान वाला नहीं था, सिर्फ उसकी फ्रेंड जो वाशी में एक रूम रेंट पे लेके रह रही थी, उसके साथ उसने रूम शेयर किया हुआ था। शुरुआत में ये लोग वाशी के एक इलाके में, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, एक पार्क में मिला करते थे, जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। और ये पार्क सोसाइटी के ही एक कंपाउंड में मौजूद एक ऐसा पार्क था जो उसी टाउनशिप में बनाया गया था। ये कोई एक्सटर्नल पार्क नहीं था, और वहाँ लोग बहुत कम आया जाया करते थे। तो और ये पार्क जो था वैदेही के घर से काफी करीब था, तो इन लोगों का वहाँ आना जाना इजी होता था। इस वजह से आदित्य भी वैदेही से मिलने के लिए उसी पार्क में जाया करता था।
पर उस पार्क की एक खास बात ये थी कि शाम के वक्त वहाँ पब्लिक बहुत कम हुआ करती थी, मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। ये सिलसिला करीबन 6 महीनों तक चला। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। किसी ने भी एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि दोनों एक दूसरे को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट किया करते थे। दोनों काफी एक दूसरे के लिए लॉयल भी थे। बात उस वक्त बिगड़ी जब बरसात का वक्त था। उस वक्त रात शुरू होने वाली थी, अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, लगभग 6 बज रहे थे शाम के। और आदित्य जहाँ रहता है वहां से वाशी कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे था। वैदेही ने ठीक 6 सवा 6 बजे के आसपास आदित्य को कॉल किया और उससे कहा कि आदित्य, मुझे तुमसे मिलना है। उस दिन आदित्य अपने डेली रूटीन की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए उसने हंस के कहा कि वैदेही, क्या आज मिलना जरूरी है? हम कल नहीं मिल सकते? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य हेलो हेलो कहता रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक लंबी साइलेंट के बाद वैदेही ने कहा, तू आ रहा है या मैं इसे ले जाऊं? ये वैदेही ने कहा जरूर था, लेकिन आवाज वैदेही की नहीं थी। ये बात आदित्य अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने फौरन हाँ कहा, अपनी बाइक निकाली और वैदेही को मिलने के लिए चला गया। लगभग 30 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया, बाइक से ट्रेवल करने के बाद आदित्य उस पार्क में पहुंचा तो देखा वहां पे कुछ बच्चे अपने मम्मी डैडी के साथ घर जा रहे थे रिटर्न, और कुछ बुजुर्ग थे जो टहल रहे थे, कुछ हाउसवाइफ थी जो वॉक कर रही थी, और ऑलमोस्ट सब घर जाने की तैयारी में थे। ट्रैफिक की वजह से आदित्य को पहुंचने में ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका था। आदित्य ने यहाँ देखा वहां देखा, सब जगह तलाश किया, फिर वैदेही को कॉल भी लगाया, पर उसने कॉल पिकअप नहीं किया। आदित्य को लगा शायद वो चली गई नाराज होके, और ये सोच ही रहा था और वो एक बेंच पे बैठ गया। बस मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा, सोच रहा था कि उसे एक बार फिर कॉल करे कि तभी उसके कंधे के ऊपर किसी का हाथ आया। उसने फौरन पलट के देखा तो पीछे वैदेही खड़ी थी। वैदेही को देख के आदित्य ने कहा कि मैं तुमको कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? वैदेही ने बस स्माइल किया और कहा, मैंने तुमको मिलने के लिए बुलाया था, तुमने आते हुए बहुत देर कर दी। आदित्य खामोश रहा। वैदेही उसी बेंच पे आके बैठ गई और लगभग 30 से 35 मिनट वो लोग वहीं पे बैठ के बातें करते रहे। कभी कॉलेज की, कभी असाइनमेंट्स की, कभी फ्यूचर की, कभी जॉब की, कभी प्लेसमेंट की, कभी खुद की शादी की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक वैदेही ने पीछे मुड़ के देखा और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था, जैसे वो किसी को देख रही हो। आदित्य ने कहा कि तुम क्या देख रही हो? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया। वैदेही बस पीछे घूर रही थी। आदित्य ने उसे दोनों हाथों से पकड़ के झिझोड़ा के, वैदेही क्या बात है?" वैदेही ने हाँ करके अचानक से चेहरा आदित्य की तरफ किया और बोली, आदित्य चलो यहाँ से, अभी इसी वक्त यहाँ से चलो। आदित्य ने कहा कि वैदेही बात क्या है, कम से कम बताओ तो सही। आदित्य को वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका हाथ पकड़ के खींचती हुई उस पार्क से बाहर ले गई।
उस पार्क के बाहर रोड क्रॉस करके एक होटल था जहाँ ये लोग अक्सर बैठा करते थे, कभी चाय कॉफी नाश्ता किया करते थे। आदित्य ने कहा कि चलो हम होटल में चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये दोनों उस होटल में गए और हमेशा की तरह कुछ ऑर्डर किया, कॉफी पी। वहां भी अच्छे से बातचीत हुई, पर वैदेही ने कुछ कहा नहीं कि उसने किसको देखा। आदित्य ने भी इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर गुजरी, बातें करते करते अचानक वैदेही अपना सर को ऐसे झटका, और जैसे अभी वो होश में आई हो, जैसे अभी वो नींद से जागी हो। और आदित्य को देखकर उसने कहा कि आदित्य, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हम यहाँ क्यों हैं? आदित्य हैरान हो गया। उसने कहा कि अरे वैदेही, तुमने ही तो कहा था कि हम पार्क में नहीं बैठेंगे, पार्क ठीक नहीं है, हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। पर वैदेही उस वक्त बहुत परेशान थी। उसने आदित्य को कुछ नहीं बताया और वहां से वो बाय कहकर चली गई। हजारों सवाल आदित्य के दिल में, दिमाग में चल रहे थे कि ये क्या है, वैदेही आखिर ऐसा क्यों कर रही है। या शायद आप उसकी जगह होते तो आप भी यही करते, उसे कॉल करते या उसका पीछा करते, लेकिन आदित्य ने ये नहीं किया। आदित्य को लगा शायद कॉलेज जो है और वैदेही के एग्जाम्स आने वाले हैं, शायद स्ट्रेस में होगी। मेरा सवाल यहाँ पे आप लोगों से, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपके किसी चाहने वाला आपके साथ अचानक इस तरह से बिहेव करे, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? पार्क के उस मुलाकात के और उस इंसिडेंट के बाद वैदेही ने कम से कम 2 या 3 दिन तक आदित्य से बात नहीं की। आदित्य ने 1 या 2 बार वैदेही को कॉल भी किया, पर वैदेही ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। 2 या 3 दिन के बाद वैदेही ने आदित्य को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा कि आदित्य, मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं और मैं सतारा अपने मम्मी डैडी के पास जा रही हूँ। आदित्य ने भी कहा कि वैसे ही अच्छी बात है कि तुम मम्मी डैडी के पास जा रही हो, थोड़ा तुम्हें चैन मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, इसलिए बेटर है कि तुम कुछ दिन वहां जाके रुको। वैसे भी आदित्य एक अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड था। वैदेही की परेशानी को वो समझ चुका था। खैर वो वै वैदेही आदित्य से जाने से पहले ना उसने मुलाकात की, न दोबारा कॉल किया, और 1 या 2 दिन में वो सातारा चली गई। सातारा जाने के बाद शायद 1 या 2 दिन के बाद ही वैदेही ने आदित्य को कॉल किया, रात के 11:30 बजे। नॉर्मली वैदेही 7, 7:30 या 8 बजे कॉल किया करती थी, लेकिन उस रोज उसने 11:30 बजे कॉल किया। वो बहुत परेशान थी और उसकी आवाज में वो परेशानी, वो एक किस्म का डर झलक रहा था। उसने आदित्य को कॉल करके ये कहा कि आदित्य, क्या तुम्हारे पास वक्त है, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? आदित्य ने कहा कि हाँ वैदेही, तुम बोलो क्या बात है। उस वक्त वैदेही परेशानी की हालत में और डर की हालत में, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। आदित्य ने थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसे काम किया और फिर उसे पूछा कि वैदेही, क्या बात है, तुम क्यों इतनी परेशान हो? इस पर वैदेही ने कहा कि कल रात
मेरे सपने में मेरी बुआ आई थी। यहाँ मैं आप लोग को बताता चलूं कि वैदेही की एक बुआ थी, जिसके बारे में वो अक्सर आदित्य से बातें किया करती थी, क्योंकि उनके खानदान की ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि कभी भी उस बुआ का नाम ना लिया जाए, ना उसके बारे में किसी किस्म का डिस्कशन किया जाए, ना कोई बात उसकी बुआ के नाम के साथ ली जाए। जब नवी मुंबई में वैदेही और आदित्य मिला करते थे, उस वक्त वैदेही ने आदित्य को कई बार अपनी बुआ के बारे में कहा था कि मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इसके लिए अलाउ नहीं करते। पता नहीं क्या बात है, क्यों उनका नाम मुझे लेने नहीं दिया जाता। जब कॉल पर वैदेही ने आदित्य से उसकी बुआ के ख्वाब का जिक्र किया, तो आदित्य ने वैदेही को समझाते हुए कहा कि देखो, शायद ये तुम्हारी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि वो तुम्हारे ख्वाब में आई, तो अपनी क्यूरियोसिटी को तुम दूर करने के लिए उनके बारे में जान लो, पहचान लो, अपने घर वालों से डिस्कस करो, शायद तुम्हारा डर और खौफ निकल जाए। वैदेही ने उसकी बात पर एग्री किया और शांत होकर उसने फोन रख दिया। करीबन 10-15 दिन सातारा में रहने के बाद वैदेही अपने घर आई। अपने घर, मेरे बोलने का मतलब है नवी मुंबई, उसकी फ्रेंड के यहाँ। शुरू में सब कुछ ठीक था। आदित्य और वैदेही पहले जैसे मिलने लगे थे, बातें करने लगे थे, सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन दोनों ने कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान किया और दोनों कुछ प्राइवेसी के हिसाब से उन लोगों ने एक होटल में रूम बुक किया। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो बेड पर लेटे हुए थे, तो अचानक वैदेही उठ के बैठ गई और आदित्य से दूर हो गई। आदित्य ने पूछा, वैदेही क्या बात है? इस पर वैदेही ने एकदम एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और उसने कहा कि मुझसे दूर रहो। आदित्य ने कहा कि वैदेही, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्योंकि अक्सर होता है ऐसा कि लड़कियां बोलती नहीं है और उस पर रिएक्शन देती है। खैर, आदित्य ने उसे सॉरी बोलना शुरू किया कि पापा, मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, पर तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। पर आदित्य जितना उसके करीब आ रहा था, वैदेही उतना ही उससे दूर जा रही थी। आदित्य परेशान हो गया। आदित्य को स्मोक की आदत थी। वो गुस्से में होटल के रूम के बाहर जो बालकनी बनी थी वहां जाके सिगरेट पीने लगा। और उस वक्त रात हो चुकी थी, लगभग 8:30 हो रहे थे। तो तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आई, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। उसने पलट कर देखा तो वैदेही बेड पर लेटी हुई थी और ये आवाज उसी से निकल रही थी। उसने सिगरेट बालकनी में फेंकी और वैदेही के पास गया और उसे झंझोड़ कर हिलाया। वैदेही फौरन उठ के बैठ गई और जब वो उठ के बैठी, उसके बाल पूरे उसके चेहरे पे थे। एक अजीब सा डर का माहौल उस वक्त बन गया था उस होटल के रूम में। आदित्य डर चुका था कि पता नहीं इसे क्या हो गया। पर कुछ देर बाद वैदेही बोल पड़ी। उसने आदित्य को कहा कि आदित्य, सामने बैठो, मुझसे दूर। आदित्य खामोशी से
बेड पर ही थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उस वक्त वैदेही की आवाज बिल्कुल बदली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वैदेही की आवाज में और दो तीन औरतें शामिल हो गई। उसकी आवाज एक बूढ़ी, एक बड़ी उम्र की औरत जैसी लग रही थी। वैदेही ने कहा, आदित्य, तुमने जिसके बारे में वैदेही से बात की थी, वैदेही को कहा था कि इसके बारे में पता लगाओ, मैं वही हूँ। आदित्य शॉक हो गया। आदित्य ने पूछा, कौन? उस आवाज ने वैदेही के अंदर से कहा कि मैं वैदेही की बुआ। ये सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानो, जब मैं ये कहानी में आपको बोल रहा हूँ, मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मौजूदगी मेरे आसपास है। आदित्य ने उस आवाज से पूछा, तुम तुम बुआ अगर हो तो ये तो वैदेही है। तो उस आवाज ने कहा कि वैदेही के जिस्म का इस्तेमाल करके मैं उसकी बुआ बात कर रही हूँ। फिर उसकी बुआ ने वैदेही के जिस्म से कहा, बेटा, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, पर मैं वैदेही के साथ हमेशा रहती हूँ। जब तुम पार्क में मिलते थे, जब तुम सिनेमा देखने जाते थे, जब तुम शॉपिंग करते थे, जब होटल में खाते थे, मैं हर वक्त वैदेही के साथ थी। आदित्य पसीना पसीना हो चुका था। डरते हुए आदित्य ने पूछा, क्या अगर आप उसके साथ हो तो मुझे कभी एहसास क्यों नहीं हुआ? कभी वैदेही को इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? इस पर उस आवाज ने कहा कि मैंने कभी उसका एहसास होने नहीं दिया। मैंने हमेशा वैदेही का प्रोटेक्शन किया, बुरी बातों से, बुरी चीजों से। और उसने कहा, आदित्य, शायद तुम्हें याद होगा, जब तुम पार्क में मिले थे तो वैदेही ने तुमसे कहा था कि चलो इस वक्त यहाँ से निकलो, और फिर तुम होटल में गए थे खाने के लिए। उस वक्त मैं वैदेही के अंदर ही थी, क्योंकि जिस पार्क में तुम लोग मिला करते हो वो पार्क पहले एक जंगल था, और वाशी के उस इलाके में कईयों को, अंडरवर्ल्ड कहो या गैंगस्टर लोगों ने लाके काटा था, मारा था। और वाशी के उन इलाकों में कईयों ने आत्महत्या की थी, और वो सारे उस पार्क में घूमते हैं। और जिस वक्त वैदेही ने तुमसे कहा कि आदित्य चलो यहाँ से, उस वक्त मैंने उससे कहा था, क्योंकि उस वक्त उन बुरी ताकतों और आत्माओं का एक झुंड उस इलाके में घूम रहा था। शायद वो तुम्हें तकलीफ देता या वैदेही को तकलीफ देता। ये बात सुनकर आदित्य को थोड़ा सुकून मिला। उसे ये बात समझ में आई कि जो भी है उनके खिलाफ नहीं है। आदित्य ने हिम्मत करके उस आवाज से पूछा, ये बुआ, आज आप मेरे सामने क्यों आई हैं, या आज आप वैदेही के अंदर घुस के आप क्यों बात कर रही हो? तो उसने कहा, बेटा, तुम वैदेही को बहुत प्यार करते हो और वैदेही का हमेशा ख्याल रखते हो। इसलिए इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ, ताकि तुम्हें बोल सकूं कि तुम हमेशा इसका ख्याल रखना, हमेशा इससे ऐसे ही प्यार करना। इस पर आदित्य ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बुआ, वैदेही के घर में सतारा में क्यों आपके नाम लेने से भी मना किया गया है? क्यों ऐसी बातें होती है, जिसको लेके वैदेही बहुत परेशान है? इस पर इस पर उस आवाज ने वैदेही के अंदर से ही अपनी बात शुरू की।
उसने कहा, देखो आदित्य, हो सकता है कि मेरे वैदेही के जिस्म से निकलने के बाद वैदेही को कोई बात याद ना रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो बात मैं अब बताने वाली हूँ वो सब कुछ वैदेही को बता देना। दरअसल मैं हमारे खानदान की इकलौती ऐसी लड़की थी जो 3 भाइयों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए पूरा खानदान उसे बहुत प्यार करता था और छोटी होने की वजह से हर एक की नज़र मुझ पे हुआ करती थी। बात उस वक्त बिगड़ी थी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक निचली जाति का लड़का था। मैं उसे बेहद प्यार करती थी। मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया, पर घर वालों ने इस बात को सिरे से इनकार कर दिया। मैं चाहती थी कि मैं अर्जुन से शादी करूं, क्योंकि अर्जुन एक पढ़ा लिखा लड़का था। ऐसा नहीं कि वो फालतू था, उसके जॉब था, अच्छा कामकाज चल रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज के कि वो निचली जाति का था। और ये बात मेरे घर वालों को पसंद नहीं आई। मेरी हालत इस वक्त दोस्तों बहुत खराब हो रही है, क्योंकि मुझे इस वक्त मेरे आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। खैर, तो उस आवाज ने कहा कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और मैं उसे शादी करना चाहती थी, पर घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। प्यार, कहते हैं ना, बहुत अंधा होता है। शायद अर्जुन के लिए मेरी मोहब्बत मेरे घर वालों से ज्यादा थी, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली। और ये बात किसी को नहीं पता। वो अपने घर पे था, मैं अपने घर पे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला और उसके बाद जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अर्जुन ने भी एक घर किराए पे ले लिया था। मैंने अपने घर वालों से फिर बात की कि मुझे अर्जुन से शादी करनी है। हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी, पर घर वाले नहीं माने, इसलिए मजबूरन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे। इसलिए नजदीक के एक पुलिस स्टेशन में जाके हमने अपनी शादी डिक्लेयर कर दी। शादी डिक्लेयर करने के बाद दोनों के घर वालों को बुलाया गया। अर्जुन के घर वालों ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पर मेरे घर वाले, खासकर मेरे डैडी, इस बात को नहीं मान रहे थे। पर चौकी इंचार्ज ने क्लियर कट कह दिया था कि आपको अपनी बेटी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। वो एक बालिग है। और दोनों ने कोर्ट मैरिज किया। इनफैक्ट एक तरह से उस इंस्पेक्टर ने, उस चौकी इंचार्ज ने मेरे डैडी को क्लियर एक धमकी दे दी कि अगर इनको कुछ भी होता है तो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। हम दोनों वहां से निकल आए और हम अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। लेकिन एक लड़की होने की वजह से मेरे दिल में हमेशा मेरे घर वालों की याद हमेशा सताती रहती। हमेशा उनके बारे में मैं सोचती रहती। और शायद अर्जुन की मोहब्बत थी जो उसने इस चीज को भांप लिया था। मुझे आज भी याद है, दिवाली की एक रात पहले की बात है, जब अर्जुन ने मुझे कहा कि नंदिनी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर वालों से हम जाके मिलें तो हम कल जाके मिलेंगे, क्योंकि कल दिवाली है और दिवाली में लोग अपने गिले शिकवे भुला देते हैं। मैं बहुत खुश हुई उस रोज। मुझे फख्र था इस बात का कि मैंने जो अपनी पसंद से शादी की है वो एक सही इंसान से की। दूसरे शाम हम हमारे घर गए। सबने बड़ी आओ भगत की, किसी ने कुछ नहीं कहा।
हमारा घर एक बंगलो टाइप था। पीछे थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया था। आसपास मकानात भी नहीं थे उस वक्त। रात का खाना शुरू हो गया था। पटाखे, दिवाली की फंक्शन सारे हो चुके थे। रात में खाने के लिए टेबल पे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं पहले ही बैठी थी और मैं खाना शुरू भी किया था। पर उसी वक्त अर्जुन मेरे पिताजी और मेरे भाइयों के साथ दूसरे रूम में, मतलब हॉल में बैठा हुआ था और बातें कर रहा था और मैं किचन में खाना खा रही थी। अभी शायद एक या दो निवाले मैंने उठाए होंगे कि मुझे अर्जुन के चीखने की आवाज आई। मैंने प्लेट वहीं फेंकी और मैं बाहर गई। और जो मंजर मैंने देखा, मैं हैरान हो गई। अर्जुन के पेट में एक तलवार घुसी हुई थी और वो तड़प रहा था। और सामने मेरे पिताजी और भाई खड़े थे। मैं चीखती हुई अर्जुन के पास गई और जैसे मैं आगे बढ़ी, मेरे सर पे किसी ने जोर से एक लोहे का रॉड मार दिया और मैं भी गिर पड़ी। उसी तड़पती हुई हालत में जब मैंने पीछे देखा तो मारने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। आदित्य को उस आवाज ने ये बताया कि हम दोनों उसी दिवाली की रात उस घर में तड़प तड़प कर मर गए। और उस जंगल के उस तरफ जहां थोड़ी सी जगह थी, वहां पर एक गड्ढा खोदा गया। एक में अर्जुन को डाला गया और दूसरे खड्डे में मुझे। अर्जुन को दफना दिया गया। उस आवाज ने कहा कि जिस वक्त उसे दफनाया जा रहा था, मैं जिंदा थी, यानी नंदिनी जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसे जिंदा दफना दिया। नंदिनी ने, यानी आदित्य, वैदेही की बुआ ने वैदेही के जिस्म से यह साफ कहा कि मेरी मौत लोहे का रॉड मारने की वजह से नहीं, बल्कि दफनाने की वजह से हुई थी। और जिंदा दफनाने की वजह से वो तड़प तड़प कर उस जमीन के नीचे मर चुकी थी। वैदेही के जिस्म से उस आवाज ने फिर एक चीख मारी और कहा कि मैं आज भी उसी जगह पर हूं। और आदित्य को उस आवाज ने एक और बात बताई कि वैदेही कोई उसके माँ बाप कोई दूसरे नहीं, बल्कि वो बुआ और अर्जुन है। क्योंकि उस वक्त वैदेही 6 महीने की थी। उसके भाइयों ने वैदेही को पाला और उसे अपना नाम दिया, जबकि वैदेही उसकी बुआ की बेटी थी। खैर, आदित्य को उस बुआ ने प्रोमिसेस दिए, उसका थैंक यू कहा और उसके जिस्म से निकल गई। और जैसे वैदेही की बुआ उसके जिस्म से निकली, वैदेही सो चुकी थी। दूसरी सुबह वैदेही जब जागी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। आदित्य ने भी उसे पहले कुछ नहीं बताया, पर नेक्स्ट डे जब वो दोबारा मिले, तब आदित्य ने सब कुछ बता दिया। वैदेही और आदित्य का प्यार का सिलसिला करीबन 2 3 सालों तक चला और दोनों बहुत खुश थे। पर किसी वजह से दोनों का एक रोज ब्रेकअप हो गया।
और ये 2019 और 20 की बात है। दोनों के ब्रेकअप के बाद दोनों अपनी जिंदगी अलग गुजारने लगे। वैदेही की शादी उसके घर वालों ने बॉम्बे में ही एक डॉक्टर के साथ कर दी। वैदेही आज भी अपनी मैरिड लाइफ नवी मुंबई के एक इलाके में गुजार रही है। आज वैदेही के एक या दो बच्चे भी हैं। उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर इतना पता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ अच्छी। पर आज भी ये बात पता नहीं चली कि नंदनी जो वैदेही की बुआ थी, उसने अपना इंतकाम उसके घर वालों से लिया या नहीं लिया। क्योंकि जिस रोज वैदेही के जिस्म से नंदनी यानी वैदेही की बुआ अपना सारा किस्सा आदित्य को सुनाया था, उस वक्त उसने एक बात और कही थी कि मैं अपनी मौत का, अपने अर्जुन की मौत का बदला जरूर लूंगी। आज इस बात को कई साल गुजर चुके। आदित्य भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, पर उस बुआ का इंतकाम आज भी मुकम्मल नहीं हुआ। जो बातें आदित्य से पता चली वो यही थी कि आखिरी बार जो मुलाकात हुई थी उसमें यही पता चला था कि वैदेही के दादा यानी नंदनी के फादर एक एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। आज वैदेही की फैमिली में क्या हड़कंप मचा हुआ है, कौन जिंदा है कौन मारा, कुछ नहीं पता। ये मौत का सिलसिला कितने दिनों तक चला इसका बारे में भी हमें कुछ पता नहीं। पर हाँ, जहां तक मुझे मालूम है ऐसी ताकतें अपना इंतकाम जरूर लेती। क्योंकि वो बुआ जो 20-25 साल तक वैदेही के साथ रही, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपने बदले के लिए, उसने उसके घर वालों को छोड़ा तो नहीं होगा या छोड़ने वाली भी नहीं होगी। आज की ये कहानी इतनी ही थी, पर मैं आज इस चैनल के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ अपने धर्म जाति के नाम पर तो प्यार करने वालों को अलग कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। क्या वो खुद कभी सुखी रह पाते हैं? क्या कोई धर्म इस बात की इजाजत देता है कि किसी मासूम की जान ली जाए? क्या कोई धर्म इस बात का खुलासा करता है कि जो मोहब्बत किसी ने किसी से की है वो अचानक पैदा हो गई? उसके दिल में जो मोहब्बत पैदा की गई वो किसी ने तो की, उसी ऊपर वाले ने जिसने तुमको और हमको बनाया। तो किसी को क्या हक बनता है किसी की जान लेने का, किसी की मोहब्बत के आड़े आने का? खैर, मैं इतना जानता हूं कि वैदेही की बुआ शायद आज भी अतृप्त हो। शायद वो कहीं भटक रही हो अपने इंतकाम के लिए, या शायद इंतकाम लेके वो मुक्त हो चुकी हो। कहानी इतनी ही थी दोस्त, पर हाँ, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे जरूर बताइए। और अगर आप भी ये इस तरह की किसी वाकये से, किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जूझ चुके हैं, या आपने आप पर भी एक इस तरह का कोई हादसा गुजरा है, तो आप मुझे
मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ये कहानी मैं अपने अपने तौर पर अपने चैनल पे दिखाऊंगा, तो देखते रहिए डार्क साइड ऑफ रियलिटी हिंदी, क्योंकि ये भी एक कहानी थी।